दोस्तों, विद्यार्थियों, आज हम एक नया चैप्टर या एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। वो होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन में किस प्रकार के बिंदु है और किन किन नियमों का पालन करते हैं जिससे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानीपूर्वक समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से शुरू होती है, यानी कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। कार्बनिक रसायन। तो रसायन विज्ञान की ऐसी कार्बनिक रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन व कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या है? कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा या ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन व कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम कार्बनिक रसायन कहेंगे। ये कार्बनिक रसायन की क्या है? परिभाषा है, डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब देखते हैं कार्बन यौगिक का जो मुख्य तत्व है वो क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। कार्बन का प्रतीक क्या है? C होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2 होता है। यानी इसमें कुल 2 कोष होते हैं, एक आंतरिक कोष, एक बाह्य कोष। बाह्य कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। यानी इसकी संयोजकता कितनी हुई है? 4 हुई है। यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता जो 4 होती है, तो कार्बन इस संयोजकता को वो 3 आकार में क्या कर सकता है? व्यवस्थित कर सकता है। एक तो समतलीय, पिरामिडीय और तीसरी है चतुष्फलकीय। तो इसमें ये देखना होता है कि कार्बन समतलीय संरचना ग्रहण करेगा या फिर वो पिरामिडीय संरचना ग्रहण करेगा या चतुष्फलकीय। तो 2 वैज्ञानिक हुए, वान टॉ हॉफ तथा लीबेल। ये 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि कार्बन ने तो समतलीय संरचना में होता है, ना वो पिरामिडीय संरचना में होता है, वो केवल चतुष्फलकीय संरचना में को ही ग्रहण करता है। यानी कार्बन केवल चतुष्फलकीय संरचना में ही अपनी चारों संयोजकताओं को पूरी करता है। ऐसा क्यों? तो देखते हैं। कार्बन संयोजकता समतलीय, पिरामिडीय या पिरामिडीय में होके चतुष्फलकीय होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है वो देखना है। क्योंकि CH4 जो यौगिक है मेथेन, इसमें कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो चारों हाइड्रोजन परमाणु को हम समतलीय में रखे या पिरामिडीय में रखे, चतुष्फलकीय में रखे और इसकी व्यवस्था को हम चेंज करें तो कोई फर्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि चारों हाइड्रोजन परमाणु क्या एक समान है। अब दूसरा यौगिक CH2Cl2, अगर इस प्रकार का यौगिक हो और उसको हम समतलीय संरचना में व्यवस्थित करें या पिरामिडीय संरचना में व्यवस्थित करें तो इसके कितने रूप प्राप्त होंगे? 2 रूप प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कैसे होते हैं। समतलीय संरचना
ये होती है आपके समतुल्य संरचना, जिस बीच में कार्बन, इधर 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 क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कितना कोण है, 90 डिग्री का। ठीक है। दूसरी संरचना इसी की समतुल्य के कार्बन और हाइड्रोजन को यहां रख दिया और विपरीत अवस्था में रख दिया, तो ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कितना 180 डिग्री का कोण आ गया। तो ये दो रूप हो गए, यानी CH2Cl2 यौगिक के कितने रूप प्राप्त हुए, समतुल्य अवस्था के अंदर में दो रूप प्राप्त हुए। इसी प्रकार हम देखते हैं पिरीमिडीय संरचना में, समतुल्य संरचना। अब देखते हैं पिरीमिडीय संरचना के अंदर में कार्बन 1 2 3 4, या हाइड्रोजन या आपके क्लोरीन, ये क्लोरीन। इसके अंदर देखोगे तो हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन के मध्य जो बंध कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। और इधर दूसरा रूप ले लेते हैं वापिस, हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन। तो यहां पर हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कितना कोण होगा, 180 डिग्री का। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि समतुल्य और या पिरीमिडीय आकृति में जब हम हाइड्रोजन की या क्लोरीन की व्यवस्था को हम परिवर्तित करते हैं तो हमें दो प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। एक रूप ये प्राप्त होता है, एक रूप ये प्राप्त होता है, और एक रूप ये प्राप्त होता है, एक रूप ये प्राप्त होता है। यानी एक रूप में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध कोण है वो 90 डिग्री का है और दूसरे रूप में 180 डिग्री का। तो दो रूप प्राप्त हो गए, परंतु देखा गया है कि कार्बन की चारों संयोजकता है क्या होती है, एक समान होती है। तो इन दोनों रूप के अंदर में पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये बताया गया कि चतुष्फलक की आकृति अगर कार्बन ग्रहण करता है तो उसमें यौगिकों के एक ही रूप प्राप्त होगा, यानी एक ही रूप प्राप्त होगा। ये चतुष्फलकी H क्लोरीन क्लोरीन। अब इसके अंदर देखते हैं तो जो बंध कोण होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, यानी प्रत्येक बंध कोण क्या होता है, 109 डिग्री। प्रत्येक बंध कोण कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट का रहता है। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि चतुष्फलकीय संरचना में प्रत्येक कोण, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, चारों कोण 109 डिग्री 28 मिनट है, यानी चारों कोण समान है। तो चारों बंध क्या है, समान है। तो हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को कहीं भी रखे तो भी हमें एक ही रूप प्राप्त होगा। तो ये सिद्ध होता है या ये कंफर्म हो जाता है कि कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को किसमें पूरी करता है, चतुष्फलकीय आकृति में पूरी करता है। अब देखते हैं संयोजकता बंध। अब देखते हैं कि कार्बन के अंदर में जो बंध होता है, यानी कार्बन यौगिकों में जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध यानी संयोजकता बंध, यानी जो सहसंयोजक बंध कौन संयोजकता के द्वारा होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं संयोजकता बंध। सहसंयोजक बंध बनता है कार्बनिक यौगिकों के मध्य। अब देखते हैं कि कार्बन सहसंयोजक बंध ही क्यों बनाता है। तो बंध बनने के एक नियम है कि जब दो परमाणु आपस में बंध बनाते हैं तो उनकी विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होता है तो आयनिक बंध बनता है। जब उनकी विद्युत ऋणता में कम अंतर होता है तो सहसंयोजक बंध बनता है। तो कार्बन की विद्युत ऋणता कम है और उसके साथ बनाने वाले जो परमाणु होते हैं उनकी विद्युत ऋणता भी कम होती है। तो दोनों का विद्युत ऋणता का अंतर कम होने से कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दे सकता है,
और न ही पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर सकता है। तो वो क्या करता है, कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को अन्य परमाणुओं के साथ साझा करता है और साझा के द्वारा कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, जिससे उसके बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण हो जाता है, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध। अब अगला देखते हैं अपन, सहसंयोजक बंध का आणविक कक्षक अवधारणा। सहसंयोजक बंध का या की आणविक कक्षक अवधारणा। अब देखो कक्षक क्या है, पहले हम कक्षक के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो कक्षक अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। क्या है, कक्षक अंतरिक्ष का वह भाग है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम रहती है। किसी एक नाभिक से बंधे हुए कक्षक को हम क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक, और 2 या 2 से अधिक नाभिकों से बंधे हुए कक्षक को हम आणविक कक्षक बोलते हैं। तो कक्षक क्या है, अंतरिक्ष का वह भाग या क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। तो कक्षक क्या, अंतरिक्ष का वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, अधिकतम हो। परमाणु कक्षक क्या है, एक नाभिक से बंधे कक्षक को परमाणु कक्षक कहते हैं। आणविक कक्षक आणविक कक्षक 2 या 2 से अधिक नाभिकों से जुड़े कक्षकों को आणविक कक्षक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक नाभिकों से जुड़े कक्षकों को आणविक कक्षक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। पहला सिग्मा बंध और दूसरा पाई बंध। यानी कार्बनिक यौगिकों में 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 ही प्रकार के बंध बनते हैं, एक सिग्मा बंध और पाई बंध। अब देखते हैं सिग्मा बंध और पाई बंध का निर्माण कैसे होता है। हमने देखा कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 2 कक्षक एस और पी कक्षक होते हैं। तो एस कक्षक की आकृति क्या होती है, गोलाकार,
और पी कक्षक की आकृति होती है डंबलाकार। पी कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। एस कक्षक की आकृति क्या होती है? गोलाकार। और पी कक्षक की आकृति डंबलाकार। होती है। पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। तो मैंने बताया था कि पी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो वो तीनों कक्षक अलग अलग अक्ष पर क्या रहते हैं? व्यवस्थित। जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो इन तीनों के अंदर में एक कक्षक इस पर व्यवस्थित रहेगा जिसको हम पी जेड बोलेंगे, सॉरी पी एक्स बोलेंगे, और ये आपके पी वाई, और ये आपके तीसरा पी जेड। इधर वाले कक्षक को हम बोलते हैं पी एक्स, इधर वाले को पी वाई और इधर वाले को बोलते हैं पी जेड। तो हम देखते हैं कि बाह्यतम कोश में जो कक्षक उपस्थित है उनकी आकृति क्या है? भिन्न भिन्न है। तो आकृति भिन्न भिन्न होने के कारण उनसे बनने वाले बंधों की प्रकृति भी क्या होनी चाहिए? भिन्न भिन्न होनी चाहिए। एस से बनने वाले की आकृति अलग होनी चाहिए और पी से बनने वाले की आकृति अलग होनी चाहिए। परंतु देखिए कि एस कक्षक किसी भी कक्षक से अतिव्यापन करे। अतिव्यापन ना आपस में मिलना, कक्षकों का आपस में मिलने को हम क्या बोलते हैं? अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। तो एस कक्षक यदि एस से मिले या पी से मिले या डी से मिले, किसी से भी मिले, हमेशा कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। यदि पी से मिले तो पी, यदि पी एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा बंध। पी वाई मिलेगा तो सिग्मा बंध। पी जेड मिलेगा तो सिग्मा बंध। परंतु पी एक्स सिग्मा बंध बनने के बाद पी वाई और पी जेड आपस में सिग्मा बंध नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपने अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन नहीं कर सकते, जिसके कारण उनमें कौन सा बंध बनेगा? पाई बंध बनता है। तो पी कक्षक 2 प्रकार के बंध बनाते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। तो किसी भी बंध बनने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम सिग्मा बंध का निर्माण होता है, उसके पश्चात पाई बंध का निर्माण होता है। तो सिग्मा बंध और पाई बंध कैसे बनते हैं, इसका अध्ययन या स्टडी हम अगली क्लास में करेंगे। और आज के लिए यही काफ़ी है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को देखिए और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर इसको शेयर करके सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।